जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त वसीम द कोच स्वागत करता हूं आपका वसीम द कोच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मैं आपके लिए लाया हूं PYQ 12 साल के, जिसमें 2012 से लेकर 2024 तक 2012 टू 2014 इंग्लिश मीडियम के लिए अलग, हिंदी मीडियम के लिए अलग सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, लेसन 1 पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें 2012 से लेकर 2024 तक के जो क्वेश्चन आए वो ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करूंगा और आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आने वाला है। टिके रहना मेरे साथ। एक चीज़ और, एग्जाम के पहले ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि कौन से क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह का आने वाला है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कितनी थ्योरी आ रही है। ये सारी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। ठीक है डियर, तो MP बोर्ड की ये सीरीज है, खासकर MP बोर्ड के लिए। इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है। ठीक है, लैंग्वेज नॉर्मल रहेगी, सब कुछ समझ में आने वाला है। बने रहना मेरे साथ। तो शुरुआत करते हैं लेसन 1 की, है ना। लेसन 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इंग्लिश मीडियम आज पढ़ा रहा हूँ। तो पहला 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2024 में पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आया है वो है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन, तीसरा ऑप्शन है पोटेंशियल और चौथा ऑप्शन है कैपेसिटी। तो माय डियर आंसर विल बी पोलराइजेशन। इसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव आया है द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिनेटिंग फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ एयर इज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो एयर में प्लेस्ड है, एयर में रखा हुआ है, उससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर विल बी 1/ε0। ये इसका आंसर होगा। अगर यही चार्ज किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर प्रेजेंट होगा तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आंसर विल बी Q/ε0। ठीक है डियर, यहाँ तक की बात समझ में आई। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। जो क्वेश्चन है, सॉरी, एक ऑब्जेक्टिव और बचा है जो मैच द कॉलम में आया था। दो कॉलम होते हैं मैच द कॉलम में, एक सेक्शन है एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में लिखा हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेक्शन बी में लिखा था उसकी यूनिट। तो व्हाट इज विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो माय डियर विल बी न्यूटन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। दो कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमेजनरी फील्ड लाइन होती है जो कि दिखती नहीं है पर होती है, और जो चार्ज होता है वो फील्ड प्रोड्यूस करता है। और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, इंफिनिटी पर एंड होती है पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन स्टार्ट होती है इन्फिनिटी से, एंटर करती है नेगेटिव चार्ज के अंदर। पहला कैरेक्टरिस्टिक बता चुका हूँ। दूसरा, फील्ड लाइन परपेंडिकुलर आउटसाइड निकलती है, आउटवर्ड निकलती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की सरफेस से फील्ड लाइन परपेंडिकुलर आउट होती है, निकलती है, बाहर निकलती है परपेंडिकुलरली। नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन इंटर करती है परपेंडिकुलरली। तो जब फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है तो परपेंडिकुलर बाहर निकलेगी, अगर इंटर करेगी अंदर तो परपेंडिकुलर इंटर करेगी। ठीक है डियर, ये स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होगी इंफिनिटी पर। स्टार्ट होगी इंफिनिटी से, एंड होगी नेगेटिव चार्ज पर। इफ टू चार्ज आर प्रेजेंट टुगेदर, दो चार्ज एक दूसरे के बहुत ही करीब रखे हुए हैं, तो फील्ड लाइन स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज से और एंड हो जाएगी नेगेटिव चार्ज में। दिट ऑल आर आई एम टेलिंग यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज फील्ड लाइन। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और, एक प्रॉपर्टी और है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दो फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ टू टेंजेंट। हम वहां पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो। सपोज ये दो फील्ड लाइन है, अब यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर एक टेंजेंट इस तरफ और एक टेंजेंट इस तरफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दो अलग अलग डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पर शो करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। दैट ऑल आर आई एम टेलिंग यू, जो सब कुछ मैंने आपको बताया ये सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइन है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, टू पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 40 सेंटीमीटर अपार्ट इन द वैक्यूम। Find the electric field intensity at the midpoint of the joining these two charge। दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के सेंटर में एक मिड पॉइंट है ओ, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। This is the question. Okay. So, my dear, listen to me very carefully. A intense formula of intensity of electric field due to point charge is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square Newton per coulomb. This is the formula of intensity of electric field due to point charge. Now, I am taking the value of 1 upon 4 pi epsilon naught, जो कि होगी E is equal to 9 into 10 की पावर 9। Q की वैल्यू मेरे पास में है, लिसन टू मी, मेरे पास चार्ज की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। अब जो हमारा फार्मूला होता है वो एसआई स्टैंडर्ड वैल्यू को फॉलो करता है, तो माइक्रोकूलम को हमें चेंज करना पड़ेगा कूलम में। तो माइक्रोकूलम में 10 की पावर -6 कूलम होते हैं, तो यहाँ पर माइक्रोकूलम की जगह कितना आएगा? 10 की पावर -6। तो ये हमने चार्ज को चेंज कर लिया गुलाम में, और उसके बाद में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आर है 40 सेंटीमीटर। अब ये जो सेंटीमीटर में है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो माय डियर, हम यहाँ पर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यूनिटरी मेथड में यूज कर रहा हूँ। 100 को डिवाइड में लाएंगे तो 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मुझे 40 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, तो दोनों तरफ 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40/100 मीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 10 हटेगा, पॉइंट लगेगा, तो 0.4 मीटर विल बी द माई एक्चुअल डिस्टेंस। Now, put the value of Q charge 2 into 10 की पावर -6 कूलम अपॉन R की वैल्यू 0.4 into 0.4। माय डियर, यहाँ पर मैंने दो वैल्यू रखी है क्योंकि R की पावर 2 था, तो R की वैल्यू मैंने दो बार लिख लिया। इसके बाद पॉइंट हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगेगा, 10 लगेगा, पॉइंट हटेगा, एक जीरो और लगा देंगे, तो E इक्वल टू 9 एज इट इज। 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2 कंसिडर कर सकते हैं, लिख लेता हूँ। 10 की पावर 9 इंटू व्हाट इज दिस, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, ये 2 था। ओके, 2 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 2। नाउ what is the value nearest downside? 4 into 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, E is equal to 9, 4 2 जा 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर 2, दोनों पॉजिटिव साइन से हैं, तो 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 और 10 की पावर -6। तो सेम बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट होगी, ऐसे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव साइन है इसकी वजह से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 10 की पावर विल बी 5, तो इंटू 10 की पावर 5 और 4 2 जा 8। नाउ डिवाइड इट, 8 1 जा 8, पॉइंट लगेगा, क्योंकि आया था 1 और 0 लग गया पॉइंट का, 8 1 जा 8, तो E इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा फाइनल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों चार्ज के सेंटर में। माय डियर, समझ में आया? ओके, धीरे जो बता रहा हूँ
ये न्यूमेरिकल था लेसन 1 से 2024 में आया हुआ था 4 मार्क्स में। इसके बाद 2024 हमारा समाप्त होता है, बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। इसके बाद 2023 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2023 में जो क्वेश्चन आया है वो ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है। तो व्हाट इज द फंडामेंटल चार्ज? My dear, fundamental charge is E. E is a fundamental charge where E is an electron. Electron is a basic fundamental charge. और what is the unit of fundamental charge? तो is a coulomb. तो coulomb is a unit of fundamental charge and E is a fundamental charge. What is the value of E? Electron या 1 electron या what is the value of 1 coulomb charge? तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। ये क्या है? 1 कुलाम चार्ज। वैल्यू ऑफ 1 कुलाम चार्ज या वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज, जिसको हम क्या डिनोट करते हैं? ई से। ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है डिड्यूस कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गास थ्योरम। गास के नियम से कूलॉम के नियम को डिराइव करना है। ओके डियर, नाउ स्टार्ट करते हैं। 2024 हमारा एंड हो चुका। 2023 से ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 2 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। कूलॉम्स लॉ से गास लॉ को जनरेट करना है। सॉरी, गास लॉस का यूज करके कूलॉम्स लॉ को ड्रॉ करना है। तो आई एम टेकिंग हियर Gaussian surface. The center of Gaussian surface is O. Radius of Gaussian surface is R. A point P is present here, where I have to find the intensity of electric field E. I am taking a small surface. ये क्या है मेरी स्मॉल सरफेस? विच एरिया इज ds और एरिया वेक्टर कितना है? ds है। तो जो अ पॉइंट प्लस क्यू चार्ज आर प्रेजेंट ऑन अ पॉइंट ओ, सेंटर पर मैंने प्लस क्यू चार्ज को रखा। इसकी वजह से नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल सरफेस विल बी डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस, वेक्टर फॉर्म में आएगा। डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस कोस थीटा आएगा। वेक्टर हटाएंगे, वेक्टर रिमूव करेंगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा की जगह 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे थीटा की वैल्यू 0? क्योंकि एरिया वेक्टर डी एस मतलब एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन, जो फील्ड लाइन है यहाँ से चार्ट से जो फील्ड लाइन निकलेगी, उन दोनों के बीच में जो दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा, वो कितना होगा? 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटू 1, तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस। This is the small flux passing through the small surface. Now I have to find the total flux, find the entire surface. तो we have to integrate it. हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई ई हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल फ्लक्स आ गया, और ई ऐसा का ऐसा इंटीग्रेशन डी एस यहाँ पर आएगा। ई मतलब ये वाला ई में लिख रहा हूँ। अब इंटीग्रेशन डी एस है, तो यहाँ पर मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, तो टी एस ऑफ स्पेयर जो होता है, टी एस ऑफ स्पेयर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे फाई इक्वल टू ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके डियर, यहाँ तक की बात समझ में आती है। इसके बाद समझेंगे कि मुझे कूलॉम्स लॉ, व्हाट इज माय क्वेश्चन, डिराइव द कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम का यूज करना है फाई ई। अब गाउस थ्योरम क्या कहते हैं?
तो phi E is equal to Q upon epsilon naught. Put the value inside it. तो वैल्यू हो जाएगी Q upon epsilon naught E into 4 pi r square. यहाँ से E की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 pi r स्क्वायर नीचे आएगा, Q 4 pi epsilon naught r square into E. This is the value of E. Now consider a test charge are present on point P. पॉइंट P पर हमने एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करा कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होगा। ये क्यों हमने कंसीडर करा, ताकि हमें कूलम्ब्स लॉ मिल जाए, और कूलम्ब्स लॉ में दो चार्ज होते हैं और हमारे पास कितने चार्ज आया है, अभी एक ही चार्ज आया है। तो सेकेंड चार्ज लेने के लिए हमने P पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर किया है। E की वैल्यू हम यहाँ से इस पे पुट करेंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ये Q नॉट बाद में लेते हैं, F अपॉन Q नॉट। इस Q नॉट को ऊपर ले आइए, तो आंसर आएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इक्वल टू F। नाउ इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द माई कूलम्ब्स लॉ। एक वैल्यू और होती है, वो भी लिख लेते हैं, F इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 Q इंटू Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग गाउस थ्योरम। ठीक है डियर, तो ये 2023 में ये क्वेश्चन आया था जो हमने सोल्व किया। माय डियर, मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए बिना टाइम को वेस्ट किए, मैं बिना फालतू की बातें किए आपको एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। 2022 में क्वेश्चन आया है, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस रखा हुआ है पैरेलल। अब उस पैरेलल सरफेस से जो फील्ड लाइन पास करेगी, उससे जो फ्लक्स जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। क्वेश्चन ये पूछा है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस होगा, पैरेलल सरफेस होगा, वो 0 है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमने सरफेस रखी है पैरेलल। अब पैरेलल सरफेस किस तरह से रखेंगे, तो लेट सपोज दिस इज द सरफेस। अब ये एक सरफेस है, इस सरफेस को पैरेलल और परपेंडिकुलर किस तरह से फील्ड लाइन के अंदर रखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और क्या क्या समझना होगा इस टॉपिक को समझने के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एक तो एरिया वेक्टर समझना होगा, और when we putting it inside the field perpendicular और parallel, हमें वो समझना होगा कि हम कैसे रखेंगे। तो मेरी फील्ड लाइन इधर से उस तरफ जा रही है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरे के पैरेलल है फील्ड लाइन। अब ये मेरे पास सरफेस है, और इस सरफेस को मैंने इस तरह से रखा, तो फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, सरफेस को मैंने ऐसे रखा है, तो सारी की सारी फील्ड लाइन इसके अंदर से पास आउट होगी इस तरह से, तो फ्लक्स बनेगा। अब इसी सरफेस को मैंने इस तरह से रखा, तो मेरी फील्ड लाइन सारी ऐसी गुजर रही है और मेरी सरफेस ऐसी रखी हुई है। एक भी फील्ड लाइन इसके अंदर से पास आउट नहीं होंगी, तो फ्लक्स नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, कितना फ्लक्स आएगा, 0। तो 0 क्यों आएगा, हमें इस बात का जवाब देना है। तो नाउ लिसन टू मी माय डियर, सपोज दिस इज द सरफेस। अब इस सरफेस में एरिया वेक्टर हमें समझना होगा। तो जो एरिया वेक्टर नाम की जो चीज है वो परपेंडिकुलर होती है एरिया के। तो ये जो सरफेस एरिया है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन पास होती है ऐसी, इसको बोलते हैं फील्ड लाइन, सॉरी एरिया वेक्टर। ये है एरिया वेक्टर सच टाइप। इधर भी ये क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर मेरी तरफ आएगा परपेंडिकुलर, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर
इस डायरेक्शन में जाएगा। अब जैसे मैंने इस सरफेस को ऐसे रखा तो ये फील्ड लाइन है और ये सरफेस है। तो इस फील्ड लाइन में ये जो सरफेस रखी हुई है इसमें ये सरफेस परपेंडिकुलर रखी है और परपेंडिकुलर के दो एरिया वेक्टर है। परपेंडिकुलर सरफेस के दो एरिया वेक्टर है, एक मेरी तरफ है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आ रहा है और एक एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैंने इस सरफेस को ऐसे रखा, इस तरह से रखा मतलब परपेंडिकुलर रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा ये वाला और एक एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा ये वाला। गोट इट? हटा रहा हूँ। अब फील्ड लाइन मेरी इधर जा रही है और मेरा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना? 0 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में। यहाँ पर फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना ये वाला, अगर इस फील्ड लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ एक को और, तो यहाँ पर जो एंगल बना है वो कितना है? 180 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये वाला, ये 0 डिग्री आ रहा है। तो अब यहाँ मेरे पास दो केस हैं। नाउ लिसन टू मी माय डियर। फार्मूला होता है फ्लक्स का फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे मेरे पास थीटा में वो वाला थीटा रखना है जो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो। तो मेरे पास दो एंगल बने हैं, एक थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, एक थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री में यहाँ पुट करता हूँ तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस 180 डिग्री और फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री। कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो फाई इज इक्वल टू आएगा माइनस का ई डॉट डी एस। तो हमें जो यहाँ पर फ्लक्स प्राप्त हुआ है वो नेगेटिव फ्लक्स आया। यहाँ पे देखते हैं कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई डॉट डी एस इंटू 1। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आया है ई डॉट डी एस आया है जो कि पॉजिटिव फ्लक्स है। तो ये पॉजिटिव फ्लक्स आया, ये नेगेटिव फ्लक्स आया। तो एक तरफ हमें पॉजिटिव फ्लक्स मिला, एक तरफ हमें नेगेटिव फ्लक्स मिला। इस तरह से फ्लक्स के कितने टाइप हो गए? दो। क्वेश्चन समझा रहा हूँ फिर से, फिर बताता हूँ। तो माय डियर, जब हमने सरफेस को परपेंडिकुलर पुट किया था इस डायरेक्शन में तो दो तरह के फ्लक्स आए, एक पॉजिटिव फ्लक्स आया, एक नेगेटिव फ्लक्स आया। पॉजिटिव फ्लक्स कब आया? जब फोर्स ऑफ लाइन फील्ड लाइन बाहर निकल रही थी तो पॉजिटिव फ्लक्स बना, जब फील्ड लाइन अंदर एंटर कर रही थी तो नेगेटिव फ्लक्स बना। यही इसकी डेफिनेशन है। फ्लक्स के दो टाइप होते हैं। अब डेफिनेशन फ्लक्स की, व्हेन फील्ड लाइन इंटर इन द परपेंडिकुलर सरफेस, number of field line passing through the perpendicular surface is known as the electric flux. It has a two type. First is negative flux, second is positive flux. Negative flux when जब field line enter inside the perpendicular surface, then the flux will appear is negative flux. जब field line outside बाहर निकलेगी, है ना, get outside, then the flux will appear is known as a positive flux. तो फील्ड लाइन जब बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव फ्लक्स बनेगा, फील्ड लाइन जब अंदर इंटर करेगी तो नेगेटिव फ्लक्स बनेगा। व्हाट माय क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि सरफेस को हमने पैरेलल रखा है दिस टाइप, तो नाउ माय एरिया वेक्टर इज इन दिस साइड। अब एरिया वेक्टर मेरा इस तरफ है क्योंकि मैंने सरफेस को पैरेलल रखा है, तो मेरा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब मेरा एरिया वेक्टर जब इस डायरेक्शन में होगा तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होने की वजह से, इस डायरेक्शन में होने की वजह से इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया? 90 डिग्री का। तो फील्ड लाइन ये थी, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था, तो 90 डिग्री का एंगल बना। अब 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से थीटा की वैल्यू 90 हो गई। थीटा की वैल्यू 90 हम रखेंगे तो 5 ई डॉट डी एस कोस 90, तो 5 ई डॉट
डी एस कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फाई इजकल टू 0, यहाँ पर कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। तो जब सरफेस पैरेलल रखते हैं तो फ्लक्स 0 आता है, और जब सरफेस परपेंडिकुलर रखते हैं तो फ्लक्स नेगेटिव आता है और पॉजिटिव आता है। ओके डियर, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2022 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? Obtain the expression for the electric field intensity in the axial position of electric dipole. ओके डियर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डेफिनेशन बता देता हूँ। टू चार्ज, टू इक्वल and opposite charge in a magnitude. Two equal and opposite charge in a magnitude are present at a very short distance is known as the electric dipole. दो चार्ज हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, सच टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, 1 कूलम चार्ज, और दोनों का साइन अलग है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट है साइन में, दोनों प्लेस्ड है एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इन एक्सियल पोजिशन, ठीक है डियर। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल का अलग ही डेफिनेशन है। अब इसकी वजह से दो तरह से इंटेंसिटी निकाली जा सकती है, एक एक्सियल पोजीशन में और एक कोएक्सियल पोजीशन में। अभी मैं एक्सियल पोजीशन करा रहा हूँ, है ना। यहाँ से हम कैसे शुरुआत करेंगे इसकी वो बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से। अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस टू, अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी इज अ प्रेजेंट, a electric dipole AB is made up of plus q charge and minus q charge. A short distance between them is 2L. Midpoint is O. From the midpoint, at R distance, a point P present on the accident axis of electric dipole. This position is known as a axial position. Axial position. ठीक है डियर, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन कहते हैं। अब यहाँ पे ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस बी से बहुत कम है, तो इससे जो इंटेंसिटी जनरेट होगी वो E1 होगी, माइनस क्यू चार्ज से जो इंटेंसिटी जनरेट होगी वो E2 होगी। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज बहुत पास है पी के, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू दी माइनस क्यू चार्ज। इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, जो डिस्टेंस मेजर की जाती है पॉइंट पी से, वो प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस और माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस को मेजर करना है। हमारी जो डिस्टेंस है प्लस क्यू चार्ज से वो कितनी है, एपी। तो जो एपी की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है ये कितनी है आर, और ये कितनी है शॉर्ट वाली, कम वाली। तो इस पूरी वाली डिस्टेंस में से छोटी वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे आर माइनस एल, तो हमारी एपी की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो वाली वैल्यू है इसमें यहाँ से लेकर, सॉरी ये वाली वैल्यू कौन सी वाली, ये वाली, तो ये जो डिस्टेंस है ये पी बी की है। तो पॉइंट पी माइनस क्यू चार से जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आर प्लस ये वाली डिस्टेंस, तो नहीं आर प्लस एल होगी। शायद डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इन एक्सियल पोजीशन। तो जो जो मैंने बोला वो हमें सब लिखना है। पॉइंट पी पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला पता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज या पॉइंट चार्ज, वन पॉइंट चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा E1 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, बट दिस इज नॉट बाय एक्चुअल डिस्टेंस। तो मुझे R की जगह क्या लेना पड़ेगा, AP, क्योंकि मेरा प्लस क्यू चार्ज A पर प्रेजेंट है, तो A से P की डिस्टेंस यहाँ पर हम मेजर करेंगे, AP का स्केल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP, अभी हाल मैंने बताया AP की वैल्यू कितनी है मेरे पास, R माइनस एल।
पुट दिस वैल्यू इनसाइड इट। तो E1 इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ AP, क्योंकि A पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, वो पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स ऑफ लाइन बाहर, जो फील्ड लाइन होती है वो बाहर की तरफ निकलेगी तो P की तरफ जाएगी, इसलिए डायरेक्शन जो होगी इंटेंसिटी की वो A से P की ओर होगी। तो ये हमें लिखना है इन द डायरेक्शन ऑफ AP। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फार्मूला होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, बट R इज नॉट माई एक्चुअल लेंथ, मेरा जो पॉइंट नेगेटिव चार्ज है वो पॉइंट B पर रखा हुआ है, इसलिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी BP या PB, तो BP का स्क्वायर। BP की जो वैल्यू मैंने निकाली वो कितनी आई, R प्लस L, पुट द वैल्यू इनसाइड इट। तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ PB। अब यहाँ P से B की डायरेक्शन क्यों लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन जो होती है वो अंदर इंटर करेगी, तो P से B की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 होगी। E1 माइनस E2 क्यों, क्योंकि E1 बहुत E जो है मतलब प्लस पे चार्ज जो है वो P के बहुत पास रखा हुआ है, इसलिए E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी और E2 की वैल्यू कम होगी, इसलिए E1 में से E2 को माइनस करेंगे तो हमारे रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी। E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू कॉमन लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। E is equal to Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बायो वाले के लिए क्रॉस गुणा कर दें और एलसीएम अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ आया, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा ये R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा ये R माइनस L का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस साइन अभी मैं यही रहने दूंगा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ माइनस साइन का। फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला मैंने पुट किया। अब नीचे वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। माइनस साइन का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RL, अपॉन में बचा R माइनस एल होल स्क्वायर और R प्लस एल होल स्क्वायर। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये डेरिवेशन याद होगा, तो इसको आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, 2RL 4RL हो जाएगा, अपॉन में बचा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे चीज समझेंगे कि जो डिस्टेंस R है वो बहुत ही ज़्यादा होती है किससे, शॉर्ट डिस्टेंस L से, तो हम नीचे वाले L को नेगलेक्ट कर देंगे और ऊपर वाले L को लिखेंगे। देखो
तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2 आर एल, इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख लिया, और नीचे वाले एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ से भी एल नेग्लेक्ट हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाएगा, ए इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 12 बचा और आर की पावर 3 बचा। ये Q और 12 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो E इज इक्वल टू 2, और इसकी जगह रखेंगे P, और नीचे आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। व्हाट इज द P? तो P इज इक्वल टू होता है 2QL, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये इसका अपना फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द कोएक्सियल पोजीशन, सॉरी एक्सियल पोजीशन। To be continued in part second.